हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज विद राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी मेरी पिछली कहानी का दूसरा भाग है, जिसका नाम है रहस्यमयी मौत भाग 2। और अगर आप इसके पिछले भाग को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और हम 350 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ऐसा लगा नहीं कि इंस्पेक्टर विनोद ने मिस्टर अग्रवाल के आखिरी बात पे ज्यादा गौर किया हो। उसके इशारे पर 2 कांस्टेबल मिस्टर अग्रवाल को लेकर जीप में बैठ गए। नोटपैड के उन पन्नों को जिस पर मिस्टर बैनर्जी का वसीयत लिखा हुआ था, उन पन्नों को डिटेक्टिव बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। विनोद ने कहा, पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत ही बकवास हैंडराइटिंग है। पहले कुछ लाइंस को पढ़ सकता हूँ, दूसरे पन्ने की बीच के कुछ लाइंस भी साफ है और अंत के कुछ लाइंस भी पढ़ पा रहा हूँ, पर बीच की लाइनें, मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो सुनो, चलती ट्रेन में लिखने के कारण ऐसी खराब हैंडराइटिंग हुई है। साफ हैंडराइटिंग का मतलब है कि ट्रेन रुका हुआ था, और ख़राब हैंडराइटिंग का मतलब है कि ट्रेन चल रहा था। कोई भी एक्सपर्ट यही कहेगा। पर ऐसी इम्पोर्टेंट एक वसीयत को ऐसे तो नहीं लिखा होना चाहिए। इसका मतलब एक ही है कि मिस्टर बैनर्जी ने इस वसीयत को इतनी अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि अगर वो सच में इस वसीयत को इतना अहमियत देते तो वो ऐसा कभी नहीं करते, डिटेक्टिव ने कहा। तभी इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, पानी की तरह साफ इस केस को आप बहुत ही पेचीदा कर रहे हैं डिटेक्टिव किंग। अचानक से लड़के को मिस्टर मुखर्जी का सारा दौलत मिल गया। मिस्टर मुखर्जी के मरते ही सब उसका हो जाता, पर उससे सब्र नहीं हुआ। इसीलिए खबर फैलने से पहले ही रात में मिलने का प्लान बना के अपनी छड़ी से उनके सर पे मार दिया, क्योंकि छड़ी के माथे पर हमें खून के छींटे मिले हैं। उसके बाद उस लकड़ी के पिरामिड पर आग लगा के उसने खून का निशान गायब करने की कोशिश की है। पानी की तरह साफ है ये केस, इसमें इतनी थ्योरी कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिटेक्टिव ने कहा। तुम्हारे इमेजिनेशन की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया विनोद। दोपहर को वसीयत बनाने के साथ ही उसी रात में खून का प्लान, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? और वैसे भी अगर वो खून करने के इरादे से ही जाता तो फिर वो नौकरानी को साक्षी रखकर क्यों अंदर आता? और जो आदमी सबूत मिटाने के लिए लाश जला सकता है, वो अपनी छड़ी कैसे वहां छोड़ सकता है? खून के वक्त हड़बड़ी के कारण ही शायद उससे ऐसा हो गया होगा। खूनी के कैरेक्टर्स के इस खास पहलू को तो आप जानते ही हैं, और बाद में जाकर छड़ी लाने की हिम्मत नहीं हुई उसमें। और वैसे भी एक पॉइंट को हम भूल नहीं सकते डिटेक्टिव, कि जितना हमें पता है उस हिसाब से विक्टिम के कमरे में से कोई भी कागजात गायब नहीं हुआ है, क्योंकि कानून के हिसाब से अभी सारे जायदाद का मालिक है मिस्टर अग्रवाल, और जायदाद के कागज़ सही वक्त पर उसके हाथ में आ ही जाएंगे। इसीलिए उसे किसी भी चीज़ को चुराने की ज़रूरत नहीं हुई, इंस्पेक्टर ने कहा। डिटेक्टिव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, विनोद, अभी तक सारे सबूत तुम्हारे थ्योरी के अनुसार ही मिले हैं। मतलब अभी के लिए सारे सबूत तुम्हारे थ्योरी का साथ दे रहे हैं, पर इसमें कोई दूसरी थ्योरी हो ही नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है। देखते हैं, तुम अपने पुलिस स्टेशन जाओ, मैं देखता हूँ। विनोद के जाने के बाद ही डिटेक्टिव विजय के घर जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गए और मुझसे कहने लगे कि एक ही दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों के बीच में 2 अजीब घटनाएं हुए हैं, पर क्योंकि दूसरी घटना के साथ खूनी का सीधा संबंध है, इसीलिए पुलिस उसी घटना को लेकर पड़ी हुई है। पर मैं पिछली घटना से शुरू करना चाहता हूँ। छानबीन करके डिटेक्टिव बहुत देर से घर लौटे। उनके चेहरे पर नाकामयाबी का भाव था। मेरे पूछते ही उन्होंने कहा,
52 साल के मिस्टर बैनर्जी कोई सीधे आदमी नहीं थे। विजय के माँ के साथ बात करके आया। उसके पिताजी उसे ढूंढने निकले थे। उनका बेटा कोई ऐसा काम कर सकता है या उसकी माँ मानने के लिए राजी ही नहीं थी। और मिस्टर बैनर्जी का नाम सुनकर दुख तो दूर की बात है, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि जवानी के वक्त से ही मिस्टर बैनर्जी जितने चालाक थे उतने ही बदमाश भी थे। बातों बातों में पता चला कि मिस्टर बैनर्जी कभी उन्हें असिस्टेंट मैनेजर से सीधा पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते थे और उनके साथ गलत हरकतें करना चाहते थे। पर उन सब चीज़ों को भुलाकर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। इसके लिए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती है। और भी कहा कि वो या उनका बेटा कोई भी उस कमीने का एक भी रुपए लेना नहीं चाहते। तो मेरे पक्ष में कोई सबूत ना पाकर मैं चला गया बैनर्जी हाउस में। बहुत बड़ी जगह के ऊपर एक नए ज़माने का बंगला था। सामने की लॉन पर कुछ जंगली पौधे भी थे और उनके घर के पीछे आंगन में एक लकड़ी का पिरामिड था जहाँ पर आग लगी थी। वहीं से बाईं तरफ मिस्टर बैनर्जी के घर की खिड़की है। सामने के रोड से ही घर के अंदर देखा जा सकता है। पर विनोद को मैंने वहाँ कहीं नहीं देखा। जो 2 कांस्टेबल वहाँ पर पहरा दे रहे थे उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे सब कुछ दिखाया और उनसे ही मुझे पता चला कि राख के ढेर से उन्हें शरीर के टुकड़ों के अलावा भी कुछ धातु के टुकड़े भी मिले हैं। उन धातु के टुकड़ों को देखते ही मैं समझ गया था कि ये मिस्टर बैनर्जी के शर्ट के बटन हैं, जिसके ऊपर दर्जी का हियामास लोगो भी लगा हुआ था। लॉन की छानबीन करने पर भी मुझे वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। जून की जलती धूप में बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद किया। उसके बाद मैं उनके बेडरूम में गया। मैंने देखा कि खून के धब्बे लगभग मिट चुके थे, पर अभी तक वो निशान ताज़े थे। विजय के छड़ी पर भी ऐसे ही निशान पाए गए थे, पर उसको पुलिस ले गई है। कारपेट के ऊपर मुझे 2 आदमी के पैरों के निशान भी मिले, पर विनोद की थ्योरी को चैलेंज करने जैसा कुछ नहीं दिखा। आने से पहले लॉकर के अंदर और टेबल के ऊपर रखे हुए कागजातों को मैंने बहुत बारीकी से देखा। पुलिस ने कुछ बंद लिफाफे खोले हैं। कागजातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ सारे कागजात नहीं हैं, कुछ कागजात गायब हैं। तो अगर मैं उन कागजातों को ढूंढ सकूं, तब शायद प्रूफ करना मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने पूरा बंगला छान मार लिया। घर का सारा काम संभालती हैं मिसेस डिकोस्टा, तो मैंने उनसे भी बात की और वो औरत भी मुझे कुछ सही नहीं लगी। उनकी आंखों में शक साफ झलकता है। अगर वो चाहती तो वो मुझे बहुत कुछ बता सकती थी, पर उन्होंने अपना मुंह ही नहीं खोला। रात के 9:30 बजे उन्होंने मिस्टर अग्रवाल के लिए घर का दरवाज़ा खोला था और 10:30 बजे वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। उनके हिसाब से मिस्टर अग्रवाल अपनी टोपी और छड़ी हॉल में छोड़ कर गए थे। आधी रात को बाहर से चीखें सुनकर वो उठ जाती हैं। कहा कि मिस्टर बैनर्जी को बड़ी ही बेरहमी से खून किया गया है। उन बटन्स को भी उन्होंने पहचान लिया। पिछली रात को मिस्टर बैनर्जी ने जो शर्ट पहना था ये उन्हीं के बटन्स है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में उनसे कुछ भी नहीं पता चला। हैरी, मैं खाली हाथ लौटकर ज़रूर आया हूँ, पर मेरा सिक्स सेंस और मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि कहीं तो कुछ छुपा हुआ है और मैं अब तक जो भी जानकर आया हूँ वो सब गलत है। मिसेस डिकोस्टा मुझे राह दिखा सकती थी। जो लोग अपराध को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसी ही बेचैनी और डर मैंने उनके आँखों में भी देखा था। पर अब बिना किसी चमत्कार के मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस केस की नाकामयाबी को लेकर ही शायद मुझे ज़िंदगी भर जीना होगा और इस बार शायद विनोद ही जीत जाएगा। हर पल के साथ वो इस केस को और भी मजबूत बना के अपनी तरफ खींचता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या डिटेक्टिव किंग इस केस को हार जाएंगे? क्या सच में विजय ने ही मिस्टर बैनर्जी का खून किया है या फिर डिटेक्टिव उसे बचा लेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का तीसरा भाग लेकर।